दोस्तों, कल 21 नवंबर है और कल उषा जी का जन्मदिन है। उषा जी का छोटा बेटा संजीव इस दिन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। माँ का जन्मदिन जो है, कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने पूरे घर में शोर मचा दिया। उषा जी झेप गई कि क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। उषा जी के पति राजीव जी सुबह की सैर के लिए निकल गए। उषा जी आंगन में आकर दूध वाले के इंतजार में टहलने लगी। तभी छोटे बेटे संजीव की पत्नी संध्या ने पुकारा, माँ चाय। आज के भौतिकवादी युग में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। उषा जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गईं। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से संध्या आई है, बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति संजीव के माध्यम से उसने उषा जी की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उषा जी का बड़ा बेटा विनय और उसकी पत्नी मीना दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं। बड़ी बहू मीना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विनय और मीना दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए दोनों साथ ही निकलते हैं। छोटे बेटे संजीव ने इंजीनियरिंग कर लिया, तो उषा जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी विनय की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है। एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से खुद ही मुक्त कर देते हैं। लेकिन जब संजीव ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वे दंग रह गई थी। कैसे कर पाएंगी यह सब। एक जमाना था जब मित्रगण व सगे संबंधी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग्य लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ना ही नहीं चाहता। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडेटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ी की सोच से सर्वथा भिन्न है। विनय और मीना को देखकर उषा जी मन ही मन खुश रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती ही है, उन्हें भी पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी संजीव का बायोडेटा डाल दिया था। कई प्रस्ताव आए। उषा जी की नज़र एक बायोडेटा को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्मस्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षणिक योग्यता बीए थी। कॉलेज का नाम बालिका विद्यालय जबलपुर देखकर वे चौंक उठी थी। कई यादें जुड़ी हुई थी उनकी इस कॉलेज से। वे स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वे गिटार वादन का पुरस्कार ले रही थी, तब समारोह के बाद राजीव जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं उषा जी भी बेहद खुश थीं। ऐसे संगीत प्रेमी और कला पारखी राजीव जी के साथ उनकी संगीत कला परवान चढ़ेगी, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपनी ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली उषा जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4-5 माह बाद उन्होंने अपना गिटार और तबला घर से मंगवाया था, तो राजीव जी के पापा देखते ही गुस्सा हो गए थे। ये तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या? उनकी निगाहें चुप सी रही थीं। भय से उषा जी का शरीर कांपने लगा था। लेकिन मामला ऐसा था कि वे अपनी बात रखने से खुद को रोक न सकी थी। पापा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन ये भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचियों और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा, कहकर पापा चले गए थे। उषा जी घंटों बैठी रही थी। सूझ नहीं रहा था कि क्या करें क्या नहीं। शायद राजीव जी कुछ मदद करें। मन में जब ये ख्याल आया तो कुछ तसल्ली हुई थी। उस दिन वे काफी देर से घर लौटे थे। तनिक रूठी हुई भाव मुद्रा में उषा जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? पापा बता रहे थे। तो उन्हें समझाए न। उषा यहाँ कहाँ गिटार बजाओगी? बाबूजी न जाने क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा, तब मैं तुम्हें गिटार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना, कहे राजीव जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला लखनऊ हो ही गया। राजीव जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा तो एक दिन उषा जी ने दबी आवाज में गिटार की बात छेड़ी। राजीव जी हंस दिए, अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही गिटार आने वाला है। पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। विनय गोद में आया तो उषा जी उसके संगीत में लीन हो गई। जब वह स्कूल जाने लगा तब उन्हें फिर गिटार की याद आई। पति से कहने की सोच ही रही थी कि फिर उल्टियां होने लगी। संजीव के गोद में आ जाने के बाद तो वे और व्यस्त हो गईं। दो बच्चों का काम,
आराम के क्षण तो कभी मिलते ही नहीं थे। संजीव भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर गिटार वादन चल रहा था। उषा जी तन्मय होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है न गिटार वादन? उषा जी बोली, हाँ। पति बोले, ऐसा बजा सकती हो? उषा जी बोली, ऐसा कैसे बजा सकूंगी, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है, गिटार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। उनके पति बोले, अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, मकान बनवाना है। मकान बनवाने में वर्षों लग गए। तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। संध्या का बायोडेटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से उन्हें अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की मां का नाम मीरा जाना पहचाना सा था। संध्या से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। सभी आश्चर्य में पड़ गए थे कि संजीव जैसे होनहार इंजीनियर के लिए संध्या जैसी मात्र बीए पास लड़की। उषा जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। संध्या अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का कामकाज निपटाकर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती और संगीत से जुड़ी बारीकियों पर विचार विमर्श करती तो उषा जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी उषा जी रोज की तरह अपने काम में लग गईं। सभी तैयार होकर अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। उषा जी के मन में आशंका जागी कि कहीं ये लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की हो और अब भूल गए हों, तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। संध्या पास ही खड़ी थी, हाथ बटाने के लिए। दही बड़े, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूरी कचौड़ी बनाए गए। दाल छौंकने भर का काम उसने उषा जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई कि तभी विनय और मीना कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। उषा जी ने अपने हाथ से पकाए स्वादिष्ट व्यंजन डोंगे में पलटे तो संध्या ने मेज पहुंच दी। तभी शोर मचाता हुआ संजीव कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डब्बा था। आते ही उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और मां के गले में बाहें डालकर बोला, मां, जन्मदिन मुबारक। उषा जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब संजीव को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। विनय और मीना के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, एक फूलों का बुके भी था। उषा जी अनमनी सी आकर सबके बीच बैठ गईं। उनकी पोती सुरभि ने मस्ती में सारे गिफ्ट के पैकेट खोल डाले थे। मीना ने कहा, ये देखिए माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। यह माइक्रोवेव है, इससे तुरंत ही खाना गर्म कर सकती है आप। मीना ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूस, इससे आप घर में ही फलों का जूस निकाल पाओगी। राजीव जी बोले, क्या बात है जी, बेटे बहू ने इतने महंगे उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पति की बात सुनकर उषा जी की आंखें नम हो गईं। ये उपहार एक गृहिणी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर उषा जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोककर वे वहीं बैठी रहीं। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहे कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये सब। रात होते होते उषा जी को अपना सिर भारी लगने लगा। हल्का हल्का सिरदर्द भी महसूस होने लगा था। राजीव जी रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चांद निकल आया था। उसकी रोशनी उषा जी को हौले से स्पर्श कर गई। वे उठकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गईं। आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थी। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा, माँ। चौंक कर उषा जी ने आंखें खोली तो सामने संध्या को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बस यूं ही, धीमे से उषा जी ने उत्तर दिया। संध्या थोड़ा संकोच से बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर सुंदर उपहार दिए, आप माँ हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, उषा जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध गिटार वादक रह चुकी हैं। वे कुछ बोली नहीं, हैरान सी संध्या का चेहरा निहारती रह गईं। संध्या ने साहस बटोरकर पूछा, माँ, पसंद आया मेरा ये छोटा सा उपहार? चाहक उठी थी उषा जी। उनके इस धीर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी वे गिटार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानियां लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मानदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर संध्या को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? इसने उनके मन में क्या उमड़ घुमड़ रहा है कैसे जान लिया? हाँ, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी गिटार वादक हैं। लिखना, चित्रकारी करना आपका शौक है।
उषा जी सोच में पड़ गई थी कि जिस उषा जी की बात संध्या कर रही है उस उषा को तो वे खुद भी भूल चुकी हैं। अब तो खाना पकाना, घर को सुव्यवस्थित रखना, बच्चों की टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अभिन्न अंग बन गए हैं। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर वो बोली, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? संध्या बोली, मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ मीरा, जो कभी आपके साथ पढ़ती थी, बहुत प्रशंसा किया करती थी आपकी। उषा जी ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। यही नाम तो लिखा था बायोडेटा में। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। उषा जी की शादी पहले हो गई थी, इसलिए मीरा के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्वों के निर्वहन में ऐसी उलझी कि उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें धूमिल पड़ती चली गईं। संध्या के बायोडेटा पर मीरा का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी मीरा। कहाँ जानती थी कि संध्या उनकी घनिष्ठ मित्र मीरा की बेटी है। बारात में भी गई नहीं थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती उन्हें। बस इतना जान पाई थी कि पिछले माह किसी गंभीर बीमारी से मीरा की मृत्यु हो गई थी। संध्या ने कहा, ठीक ही तो कहती थी माँ कि हमारे साथ उषा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर उतनी ही होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल वैसी ही बनो, मेरी सहेली उषा जैसी। उषा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं, किसी दूसरी ही उषा की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में संध्या के शब्द अब भी गूंज रहे थे, तो वह उषा अभी भी खोई नहीं है। कहीं न कहीं उसका वजूद अब भी है। उषा जी का मन भर आया। शायद उनका अचेतन मन यही उपहार चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया था उन्होंने, और क्या कहती थी तुम्हारी माँ? यही कि तुझे गर्व होना चाहिए जो तुझे उषा जैसी सास मिली। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, तू बहुत खुश रहेगी। माँ, सच कहूँ तो मुझे संजीव से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? संध्या की आंखों में झांककर उषा जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख उषा को ही ढूंढती रही इतने दिन। वह उषा कहाँ रही अब, कब की पीछे छूट गई? सारा जीवन यूं ही बीत गया, निरर्थक। न कोई चित्र बनाया, न ही कोई धुन बजाए। धुन बजाना तो दूर, गिटार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? संध्या ने प्यार से उषा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपका ये सजीव घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है, उषा जी धीरे से बोली, इसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही तो योगदान है माँ। इस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी है। अभिभूत हो गई उषा जी, मंत्रमुग्ध हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्हें तो उनकी भावुकता ने ही संध्या जैसा दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि संध्या न होती तो क्या बरसों पहले छूट गई उषा को फिर से पा सकती थी? उसके दिए गिटार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हों। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों में गिटार उठाया और गिटार की तार एक बार फिर बरसों बाद झनकार से भर उठे। लग रहा था जैसे उषा जी की उंगलियां तो कभी गिटार को भूली ही नहीं थी, और फिर उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया, और इस तरह उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अब आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ सकें। धन्यवाद।